आप सबका स्वागत है लाइफ साइंस कैफे में और आप देख रहे हो क्वेश्चन आंसर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पे। क्वेश्चन नंबर 42 है, विच टाइप ऑफ रेगुलेशंस टेक प्लेस इन लैक ओपरन। लैक ओपरन में किस तरह का रेगुलेशन होता है? दोनों तरह का होता है, पॉजिटिव रेगुलेशंस और नेगेटिव रेगुलेशंस। ठीक है। 43 है, मैच करना है आपने स्ट्रक्चरल जीन्स को, ऑपरेटर जीन को, प्रमोटर जीन को, रेगुलेटरी जीन को। ठीक है। स्ट्रक्चरल जीन, ऑपरेटर जीन, प्रमोटर और रेगुलेटरी जीन, ये सारे क्या होते हैं? पार्ट होते हैं डीएनए के, जो कोई प्रमोट करता है, कोई स्टार्ट करता है, कोई रेगुलेट करता है, जो ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन प्रोसेस होती हैं उनको। तो चलिए, जो फर्स्ट वाला है स्ट्रक्चरल जीन, उसको देखते हैं ये किस में आता है। जो फर्स्ट है वो एक्चुअल में कोड करा है एंजाइम प्रोटीन को। स्ट्रक्चरल जीन होते हैं जो एंजाइम कोड करते हैं एंजाइम प्रोटीन्स को। सेकंड वाला है ऑपरेटर जीन। ऑपरेटर जीन में क्या आएगा? बाइंडिंग साइट ऑफ रिप्रेसर प्रोटीन्स। जो ऑपरेटर होता है वो बाइंडिंग साइट होता है, मतलब वहीं पे जाके रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड करते हैं ऑपरेटर पे। ठीक है। प्रमोटर जीन क्या करता है? प्रमोटर जीन एक्चुअली बाइंडिंग साइट है आरएनए पॉलीमरेज की। तो इस तरह से थोड़ा सा ट्रिक से भी याद कर सकते हो। जैसे प्रमोटर है वो क्या करेगा? पॉलीमरेज को बाइंड करेगा, P फॉर प्रमोटर, P फॉर पॉलीमरेज। अब आपका आता है रेगुलेटरी जीन्स। रेगुलेटर जीन क्या होते हैं? जो रेगुलेट करते हैं प्रोसेस को। ठीक है। कोड फॉर रिप्रेसर प्रोटीन, जो रिप्रेसर प्रोटीन के लिए कोड करते हैं। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा वो फोर्थ होगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 42। अच्छा, जो क्वेश्चन आपने पहले किया है प्रमोटर जीन, ऑपरेटर जीन, रिप्रेसर जीन, इनमें ना कई बार पोजीशंस भी पूछ लेते हैं कि कौन सा किसके चारों तरफ होता है, कौन सा कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो वो भी चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। जो 44 क्वेश्चन है, प्रोसेस लाइक मेटाबॉलिज्म, स्प्लाइसिंग एंड ट्रांसलेशन आर इवोल्व्ड अराउंड। ये जो सारी प्रोसेस हैं, जैसे मेटाबॉलिज्म है या स्प्लाइसिंग है, ये सारे किसके चारों तरफ होते हैं? ये आरएनए की तरफ होती है। ठीक है। मेटाबॉलिज्म आरएनए कर सकता है, स्प्लाइसिंग भी करता है। ठीक है। आरएनए में स्प्लाइसिंग होती है। स्प्लाइसिंग क्या होती है? वो वाली प्रोसेस आपको ध्यान में हो तो, जिसमें 5 प्राइम पे कैप लगती है और 3 प्राइम पे पॉली ए टेल लगती है। ठीक है। तो वो स्प्लाइसिंग होता है जिसमें एक्सोन जो है वो सारे ज्वाइन करते हैं और इंट्रॉन सारे निकल जाते हैं। और ट्रांसलेशन भी किस में होती है? ट्रांसलेशन होती है आरएनए में ही होती है। ट्रांसलेशन मतलब आरएनए से जो प्रोटीन बनता है उस प्रोसेस को ट्रांसलेशन कहते हैं। तो कई बार ये क्वेश्चन भी आता है कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल का काम करता है, बल्कि आरएनए जो है वो कितने सारे काम करता है। मेटाबॉलिज्म, स्प्लाइसिंग, ट्रांसलेशन, है ना, और कैटलिस्ट का भी ये काम करता है आरएनए, है ना। तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। डीएनए बहुत ज़्यादा स्टेबल है, इसलिए सिर्फ जेनेटिक मटेरियल का काम करता है। और आरएनए में क्योंकि इसके 2 रीज़न होते हैं, जो OH ग्रुप प्रेजेंट होता है सेकंड कार्बन पे, वो इसको अनस्टेबल बनाता है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा एक्टिव है। ठीक है। मेटाबॉलिज्म, स्प्लाइसिंग, ये सारे काम करता है। ओपेरॉन क्या है ना, तो ये पता होना चाहिए। एक्चुअली ओपेरॉन क्लोजली लिंक्ड जीन का एक सेट है जो रेगुलेट करता है मेटाबॉलिक पाथवे प्रोकैरियोट्स में। तो मतलब आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जीन क्लोजली लिंक्ड जो जीन होते हैं वो प्रोकैरियोट्स में काम आता है। और क्या काम आता है? मेटाबॉलिक पाथवे को रेगुलेट करने के लिए। 45 क्वेश्चन का फर्स्ट आंसर है। ठीक है। उसके बाद आता है 46 वाला है, राइबोजाइम क्या है? राइबोजाइम ना कई बार क्वेश्चन में मिलता है और इसको सिर्फ पहले सीधा याद कर लो, R फॉर आरएनए और जाइम फिर एंजाइम की तरह जो होते हैं, जो जिसे कैटलिस्ट का काम करती हैं। तो आरएनए राइबोजाइम में होता है, जो एंजाइम की तरह काम करता है वो राइबोजाइम होता है। ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। ऑप्शन में अगर कुछ और दिया हो, मतलब क्वेश्चन में कुछ और दिया हो, तो आप क्वेश्चन के जो सारे ऑप्शन हैं वो पढ़ सकते हो। बेसिक्स जो है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की, वो क्या होता है? एक्चुअली डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है ना, पॉलीमॉर्फिज्म्स देखने के लिए होता है। किसी भी सीक्वेंस में कितना पॉलीमॉर्फिज्म है, मतलब डीएनए के अरेंजमेंट जो होता है अमाइनो एसिड्स का, उनमें पॉलीमॉर्फिज्म को देखने के लिए डीएनए फिंगरप्रिंट का इस्तेमाल किया जाता है। टेक्निक है ये एक्चुअली। 48 में क्या है? डीएनए टेक्निक ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वाज इनिशियली डेवलप्ड बाय, किसने करी थी? एलेक्स जेफरी ने करी थी। तो इसको, ये तो जो नाम होते हैं उनको तो आप सीधा याद ही कर लेना। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जेफरी ने की थी। ठीक है। उसके बाद है
Alex Jeffrey used a satellite DNA as a probe that show very high degree of polymorphism. It is called, जो एलेक्स जेफरी ने सैटेलाइट डीएनए को यूज़ किया था जो कि बहुत ज़्यादा पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट, ठीक है, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट, VNTRS भी कहते हैं इसको। उसके बाद आता है साउदर्न ब्लोटिंग टेक्निक इन्वॉल्व द ट्रांसफ़र ऑफ डीएनए फ्रॉम। साउदर्न ब्लोटिंग में एक्चुअली क्या होता है, ये ना सारी टेक्निक्स होती हैं, साउदर्न ब्लोटिंग, नॉर्थर्न ब्लोटिंग, वेस्टर्न ब्लोटिंग, ठीक है। तो साउदर्न, नॉर्दर्न और वेस्टर्न, ठीक है, ये तीन होती हैं, पहले इसको याद करो। इसको साउदर्न में डीएनए यूज़ किया जाता है, नॉर्दर्न में आरएनए, ठीक है, और ओ का ओ छोड़ दो, और वेस्टर्न ब्लोटिंग में प्रोटीन का। तो स्नो ड्रॉप आपने याद करना है, जिससे आपको ये याद हो जाएगा कि साउदर्न ब्लोटिंग टेक्निक है, उसमें डीएनए होता है, इसमें तो लिखा ही हुआ है, लेकिन यहाँ पे जेल टू मेम्ब्रेन है, तो इसका सही आंसर आएगा फर्स्ट वाला, ठीक है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 51 है, लास्ट वाला समझ आ गया ना, जेल टू मेम्ब्रेन में हम इसको भेजते हैं, साउदर्न ब्लोटिंग में डीएनए को जेल टू मेम्ब्रेन सेंड करते हैं। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है, सीक्वेंस, कंप्लीट सीक्वेंस किया था इसमें, क्या किसने किया, किसका किया था? जीनोम का किया था, ठीक है, ह्यूमन जीनोम, जीनोम नाम से भी पता चलता है। कई बार ये पूछ लेते हैं कि ये किसने किया था, ठीक है, तो कितने साल में हुआ था, ये लगभग 10 या 13 साल में हुआ था, आगे क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। हु एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड द सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, तो किसने किया था सेमी कंजर्वेटिव जो नेचर था? मेसेल्सन एंड स्टॉल ने किया था, दोनों ने ही किया था कि सेमी कंजर्वेटिव नेचर होता है डीएनए का। उन्होंने इस तरह से दिखाया था कि एक जो डीएनए है उसमें N14 15 को इस्तेमाल किया था, N15 को, और फिर जब उनकी रेप्लिकेशन हुई तो क्योंकि दोनों डीएनए एज वो काम करते हैं, दोनों डीएनए क्या करते हैं फर्दर, एक जब रेप्लिकेट करते हैं तो दोनों ही पार्ट रेप्लिकेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो जो सपोज N14 और N15 है दोनों में, तो जो डॉटर डीएनए बनेंगे उसमें एक पेरेंट स्ट्रैंड होगा और एक नया सिंथेसाइज होगा, दूसरे में भी एक पेरेंट होगा। तो इस तरह से उनको पता चल गया, मेसेल्सन एंड स्टॉल दोनों ने ही किया था ये, कि डीएनए जो है सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन के थ्रू काम करता है, ठीक है, मतलब सेमी कंजर्वेटिव, हाफ उसमें कंजर्व रहता है। उसके बाद आता है हाउ जेनेटिक एंड फिजिकल मैप्स वर जनरेटेड इन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। फिजिकल और जेनेटिक मैप किस तरह से यूज़ किए, मतलब बनाए थे, जनरेट किए थे? तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को यूज़ करके जो फिजिकल और जेनेटिक मैप हैं ये बनाए थे। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या करता है, क्यों यूज़ किया था इसको? देखिए सबसे पहले ये समझ लो, क्वेश्चन को तो बाद में सॉल्व कर ही लोगे। जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है वो एंजाइम को, ये डीएनए को पर्टिकुलर साइट से कट करता है। तो जब ह्यूमन जीनोम का मैप तैयार कर रहे थे तो ऐसा नहीं है कि हर बार थोड़ा सा हिस्सा इस्तेमाल किया और उसके बाद उसे काट के फेंक दिया बाकी को, ठीक है। तो क्योंकि एंडोन्यूक्लियस से हमें पता चल जाता है कि हमें इतना भाग काटना है, बाकी को वो वेक्टर यूज़ करके उसको रेप्लिकेट बना लेते थे, और इस तरह से तो इसमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट जो है वो आई थी, लागत आई थी। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का इस्तेमाल किया था इन्होंने अपनी मन की, मतलब अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो जगह उन्होंने काटनी थी, तो उसमें यही एंजाइम जो था एक उनकी डिमांड को फुलफिल कर रहा था। सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म जो होता है, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म ये है क्या? सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, तो ये लोकेशन है जीनोम पे, वहाँ जहाँ पे सिंगल बेस होते हैं डीएनए के जो डिफर करते हैं। लोकेशन ऑन जीनोम वेयर द सिंगल बेस ऑफ डीएनए डिफर, है ना। सिंगल न्यूक्लियोटाइड में पता ही चल रहा है कि सिंगल न्यूक्लियोटाइड डिफर करेंगे। बेसिस क्या है यहाँ पे? न्यूक्लियोटाइड्स हैं, है ना, जहाँ पे ACTG इस तरह से कोई एक न्यूक्लियोटाइड डिफर करता है अपने बाकी से। द मेथड ऑफ स्टेनिंग क्रोमोजोम टू स्टडी क्रोमोजोमल फीचर्स इज नोन है। जहाँ पे क्रोमोजोम को स्टेन करते हैं
वो क्या होता है, क्रोमोसोम बेंडिंग होता है ये, ठीक है। क्रोमोसोम बेंडिंग पे अगर आप कहेंगे तो मेरे पास और भी नोट्स हैं जिससे मैं पढ़ा सकती हूँ आपको। क्रोमोसोमल बेंडिंग होता है, आर बेंडिंग, क्यू बेंडिंग, इस तरह से तो वो यूज़ करते हैं। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपने फाइंड आउट करनी है। जीन मैपिंग शोज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप एंड ऑफ ऑर्गेनिज्म। जीन मैपिंग में क्या पता चलता है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम, कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, कितने लिंक्ड ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है। क्रोमोसोम बेंडिंग टेक्निक वॉज डेवलप्ड बाय कैस्पर्सन। जो क्रोमोसोम बेंडिंग टेक्निक थी वो किसने डेवलप की थी, कैस्पर्सन ने डेवलप की थी। थर्ड वाला है ओनिनैक्रिन मस्टर्ड स्टेन इज़ यूज्ड इन सी बेंडिंग। ये गलत है, ये इसमें ओनिनैक्रिन मस्टर्ड स्टेन में सी बेंडिंग यूज़ नहीं हुई थी। इन जीन मैपिंग रिलेटिव पोजीशन ऑफ मॉलिक्यूलर मार्कर ऑन जीनोम इज़ असाइंड। जीन मैपिंग में रिलेटिव पोजीशन है मॉलिक्यूलर मार्कर की जीनोम में, वो असाइन की थी। ये भी बिल्कुल सही है। तो 56 का जो है थर्ड जो ऑप्शन है वो गलत है। तो राइट आंसर भी यही होगा, इन्होंने गलत ही पूछा था। ऑन विच स्टैंड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इज डिसकंटिन्यूअस। देखो डिसकंटिन्यूअस कौन से स्टैंड पे होता है, जब भी रेप्लिकेशन होती है डीएनए में, सपोज ये डीएनए है ना, तो इस तरह से ये क्या है 3 प्राइम एंड, ये है 5 प्राइम एंड। तो जब कंटिन्यूअस होता है तो कंटिन्यूस में मतलब जब कोई भी आप सपोज़ कोई टीवी देख रहे हो, कोई प्रोग्राम देख रहे हो, तो कंटिन्यू करते हैं, मतलब 3 2 4 5, ये ओरिजिनल जब चीज़ें शो करते हैं ना तब ये कंटिन्यूस दिखता है। मतलब ओरिजिनल डीएनए यहाँ पे 3 to 5 प्राइम होगा और जो इसका कंटिन्यूस सिंथेसिस होगा वो 5 to 3 प्राइम होगा। और डिसकंटिन्यूस भी इस तरह से, यहाँ पे ये 3 था, यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो जो इसका सिंथेसिस होगा ना वो भी 5 प्राइम to 3 प्राइम होगा, क्योंकि यहाँ पे 5 है तो सिंथेसाइज वाला तो 3 प्राइम डायरेक्शन में होगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो 3 है। जो कंटिन्यूअस सिंथेसिस जो होता है, ये इसने ये पूछा हुआ है भाई कि ऑन विच स्टैंड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इज डिसकंटिन्यूअस। तो वो उस डीएनए की बात कर रहा था, उस स्टैंड की बात कर रहा था जहाँ पे डिसकंटिन्यूअस होता है। तो यहाँ पे 5 प्राइम था, यहाँ पे 3 प्राइम है, ठीक है। तो 5 to 3 प्राइम पे वो डिसकंटिन्यूअस होगा, फर्स्ट ऑप्शन सही है। उसके बाद है 58, द मेथड ऑफ डीएनए ट्रांसफर बाय एफ फैक्टर बिटवीन 2 सेक्शुअली डिफरेंट बैक्टीरिया इज कॉल्ड। देखिए जो मेथड ऑफ ट्रांसफ़र होता है ना बैक्टीरिया का, बैक्टीरिया में जो डीएनए ट्रांसफ़र होता है हम उसको थोड़ा सा कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले होता है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन में मतलब जो रेसिपिएंट सेल होती हैं वो फ्री डीएनए लेती हैं, जो एनवायरनमेंट में डीएनए रिलीज़ हो गया उसको लेती हैं, ट्रांसफ़र अपने आप पे ट्रांसफ़र कर लेती हैं, ठीक है। क्योंकि जो ब्रस्ट हो जाती है बैक्टीरियल सेल, जो रैप्चर हो जाती है, फट जाती है, कुछ भी कहो उसको, वो एनवायरनमेंट में रिलीज़ हो जाता है। तो वो एक सेल क्या होगी, लाइसिस की वजह से वो सेल तो ब्रस्ट हो गई, ख़त्म हो गई, लेकिन उसका जो डीएनए वो एनवायरनमेंट में है वो दूसरा किसी बैक्टीरियल सेल ने ले लिया। तो ये क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। उसके बाद जो होता है ट्रांसडक्शन होता है। ट्रांसडक्शन इस ऑप्शन में भी दिया हुआ है, इसे समझ लो। ये जो मेथड होता है डीएनए ट्रांसफ़र का, बैक्टीरियल सेल जिसको डोनर सेल कहेंगे जो डोनेट करेगी, और जो दूसरी सेल होती है वो रिसिपिएंट होगी, बैक्टीरियल वायरस, ठीक है, बैक्टीरियोफाज भी कह सकते हैं उसे। ये जिंडर एंड लेडरबर्ग ने दी थी 52 में। इसमें क्या होता है, ट्रांसडक्शन में वायरस का यूज़ करते हैं जिसको बैक्टीरियोफाज कहते हैं, ठीक है। कंजुगेशन में क्या होता है, ये भी लेडरबर्ग ने दी थी, ई कोलाई में डिमॉन्स्ट्रेट किया था लेडरबर्ग ने इसको। यूनिडायरेक्शनल ट्रांसफ़र होता है सेक्सुअली डिफरेंट डीएनए का एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, कंजुगेशन में क्या होता है, साइटोप्लाज्मिक ब्रिज बनता है, ठीक है। देखिए बाकी तो दोनों जो ट्रांसफ़र के मेथड हैं, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन, ठीक है, इसमें कंजुगेशन है तो इसमें C4 कंजुगेशन, C4 साइटोप्लाज्मिक ब्रिज बनता है उसमें, और मेल और फीमेल भी इसमें पता चल जाता है कि जो डोनर है और रेसिपिएंट है वो उसमें किसको क्या कहेंगे, ठीक है। सेक्सुअली डिफरेंट बैक्टीरियल सेल्स के बीच में होता है ये, आप यूँ कह सकते हो। इसमें जो डीएनए स्टैंड है जो ट्रांसफ़र होता है
प्रोसेस से कंजुगेटिव प्लाज्मिड और फर्टिलिटी और एफ फैक्टर कहते हैं, ठीक है, विच गेट ट्रांसफर्ड, जो ट्रांसफ़र होता है डीएनए उसको कंजुगेटेड प्लाज्मिड या फर्टिलिटी फैक्टर या फिर एफ फैक्टर भी बोल सकते हैं। सेक्स डिफरेंस होता है दोनों कंजुगेंट्स के बीच में, जो एफ फैक्टर की प्रेजेंस से डिटरमाइन होता है। जब एफ फैक्टर प्रेजेंट होता है किसी सेल में तो वो डोनर होता है, समझ गए, तो एफ पॉजिटिव कहते हैं। जब ये एब्सेंट होता है तो उसे एफ नेगेटिव कहते हैं। कंजुगेशन के बाद जो एफ नेगेटिव है वो एफ पॉजिटिव में बदल जाता है ना। तो कैसे समझोगे, जो एफ फैक्टर बिटवीन टू सेक्सुअली डिफरेंट बैक्टीरिया, तो इसमें सेक्सुअली डिफरेंट बैक्टीरिया पता चल गया, जिसने लिया वो पॉजिटिव एफ पॉजिटिव, जिसने दिया वो एफ नेगेटिव, समझ गए। तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या था, अपने आप ही ट्रांसफ़र हो गया, ट्रांसफ़र हो गया है ना, जैसे किसी का ट्रांसफ़र हो जाता है ना, हवा में ही हो जाता है, पता भी नहीं होता अगले को कि क्या हुआ कैसे हुआ। ट्रांसडक्शन क्या होता है, ट्रांसडक्शन में मतलब एक बीच में मीडियम चाहिए उसको, यहाँ पे वायरस बैक्टीरिया फाज जो है वो काम करता है। और कंजुगेशन में साइटोप्लाज्मिक ब्रिज बनता है जिसमें मेल और फीमेल, मतलब जो रिसीव कर लेता है वो फीमेल पॉजिटिव और जो देता है वो क्या है, एफ नेगेटिव कहलाता है, या एफ फर्टिलिटी फैक्टर, या उसको कंजुगेटिव प्लाज्मिड या एफ फैक्टर इस तरह से बोल सकते हैं। तो ये चीज़ें ना छोटी छोटी जो होती है एग्जाम में आ जाती हैं और बच्चे फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। उसके बाद आता है ट्रांसक्रिप्शन इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ, ट्रांसक्रिप्शन है ना, ट्रांसक्रिप्शन क्या है, ये डीएनए का वैसे ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। तो क्या है, स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन है। ट्रांसक्रिप्शन इन्वॉल्व फॉर्मेशन ऑफ, सॉरी क्वेश्चन छूट गया शायद, द मेथड ऑफ डीएनए ट्रांसफर इन विच पार्टिकुलर बैक्टीरियोफाज इंड्यूसेस ओनली स्पेसिफिक जीन। बैक्टीरियोफाज ये क्या होता है, स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन होता है। ट्रांसडक्शन का बताया था ना, जिसमें बैक्टीरियोफाज होता है जो स्पेसिफिक जीन को इन्वॉल्व करता है, वो स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन होता है। ट्रांसक्रिप्शन किसका इन्वॉल्वमेंट करता है, ट्रांसक्रिप्शन फॉर्मेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम आरएनए, डीएनए फ्रॉम आरएनए फ्रॉम डीएनए, आरएनए फ्रॉम आरएनए, प्रोटीन फ्रॉम आरएनए, डीएनए फ्रॉम डीएनए, क्या किसका करता है, आरएनए फ्रॉम डीएनए। ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, आरएनए से डीएनए बनता है, सही है ये। ट्रांसक्रिप्शन में ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, डीएनए से आरएनए बनता है, तो ये क्या कह रहा है, आरएनए फ्रॉम डीएनए, हाँ यही ऑप्शन सही है 60 का 2 वाला, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे इसमें असर्शन और रीज़न वाले क्वेश्चंस, ठीक है, जिसमें दोनों असर्शन और रीज़न दोनों सही हैं और जो रीज़न है वो असर्शन को सही से एक्सप्लेन कर रहा है। सेकंड में असर्शन और रीज़न सही है लेकिन एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। थर्ड में असर्शन करेक्ट है लेकिन रीज़न जो है वो इनकरेक्ट है। फोर्थ में असर्शन और रीज़न दोनों ही इनकरेक्ट हैं, ठीक है। 61 है असर्शन, एडेनाइन कैन नॉट पेयर विद साइटोसिन। यहाँ पे ये जो बेस पेयरिंग होती है, एडेनाइन साइटोसिन के साथ बेस पेयर नहीं कर सकता। एडेनाइन एंड साइटोसिन डू नॉट हैव परफेक्ट मैच बिटवीन हाइड्रोजन बॉन्ड एंड हाइड्रोजन एक्सेप्टर साइड, हेंस दे कैन नॉट पेयर। देखिए ए हमेशा टी के साथ पेयरिंग करता है, ठीक है, और जो डीएनए हमारा बनता है ना उसमें, तो ये क्या है, उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही नहीं होगी। ये दोनों क्या है, एसी क्या है, एडेनाइन साइटोसिन के साथ नहीं करता क्योंकि उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। इसका आंसर सही है फर्स्ट वाला, क्योंकि एक्सप्लेनेशन जो है वो उसकी सही एक्सप्लेनेशन है और दोनों असर्शन और रीजन दोनों सही हैं। असर्शन 62 में है, सिंगल mRNA स्टैंड इज कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग ए नंबर ऑफ डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड चेन। जो एक सिंगल mRNA चेन होती है वो क्या करती है, कैपेबल है डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड चेन के बनाने की, ठीक है। लेकिन जो mRNA स्टैंड हैज़ टर्मिनेटर कोडोन, जो mRNA है वो टर्मिनेटर कोडोन भी रखता है। एक सेकंड के लिए,
इसमें कह रहा है कि जो mRNA स्टैंड है वो कई तरह के पॉलीपेप्टाइड चेन बना सकता है एक सिंगल mRNA, ठीक है। और जो mRNA स्टैंड है टर्मिनेटर कोडोन, ये दोनों एक दूसरे का एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहे, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि सिंगल mRNA कई तरह के अमाइनो पॉलीपेप्टाइड चेन बना सकता है, ठीक है। लेकिन ये एक्सप्लेनेशन इसकी सही नहीं है। टर्मिनेटर कोडोन भी होता है mRNA के पास। 63 है जेनेटिक कोड इज़ डीजेनरेट, जेनेटिक कोड डीजेनरेट भी होते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल सही है स्टेटमेंट 63 की, लेकिन रीज़न क्या कहता है, मोस्ट अमाइनो एसिड्स आर कोडेड बाय मोर देन वन कोडोन, जो एक से ज़्यादा मतलब कोडोन से कोड होते हैं अमाइनो एसिड, उसको डीजेनरेट कहते हैं। ये बिल्कुल सही बात है, तो 63 का 1 होगा आंसर। 64 है माइटोकॉन्ड्रियल आरएनए सिमिलर इन टू प्रोकैरियोटिक डीएनए, जो माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए प्रेजेंट होता है वो प्रोकैरियोटिक डीएनए के जैसा होता है। इसका रीज़न बताया है, माइटोकॉन्ड्रिया आर थॉट टू हैव इवोल्व्ड फ्रॉम द प्रोकैरियोट्स। जो माइटोकॉन्ड्रिया का जो डीएनए है ऐसा समझा जाता है कि वो प्रोकैरियोट से ओरिजिनेट हुआ है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है कि वो प्रोकैरियोट से इवोल्व हुआ है तो प्रोकैरियोटिक डीएनए होगा, सिमिलर होगा। तो इसका सही ऑप्शन है सेकंड। 65 है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज़ वेल नोन फॉर इट्स एप्लीकेशन इन पैटर्निटी टेस्टिंग इन केस ऑफ डिस्प्यूट्स। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है अच्छी तरह से जानी जाती है पैटर्निटी टेस्टिंग में, मतलब जो बच्चों के ऊपर झगड़े होते हैं किसका बच्चा है ये, तो उस पैटर्निटी टेस्टिंग में केस डिस्प्यूट्स में इसको यूज़ किया जाता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को, ठीक है। इट एम्प्लॉयज अ प्रिंसिपल ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म इन डीएनए सीक्वेंस एज अ पॉलीमॉर्फिज्म आर इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट टू चिल्ड्रन। ये क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म के प्रिंसिपल पे काम करती है डीएनए सीक्वेंस में। पॉलीमॉर्फिज्म इनहेरिटेबल होती है पेरेंट्स से चिल्ड्रन में, तो ये बिल्कुल सही है, ये टेक्निक काम करेगी, इससे पता चल जाएगा बच्चे के पेरेंट्स का। 66 है असर्शन और रीज़न। असर्शन में क्या दिया हुआ है, एक सेकेंड के लिए दिख नहीं रहा है। रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन अक्कर इन द न्यूक्लियस बट ट्रांसलेशन टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म। रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन टेक्स प्लेस इन द न्यूक्लियस, सही बात है, बट ट्रांसलेशन टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म, ये भी सही बात है 66 का। अब क्या कह रहा है, एमआरएनए इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम न्यूक्लियस इनटू साइटोप्लाज्म वेयर राइबोसोम्स एंड अमाइनो एसिड्स आर अवेलेबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। ये ना एक्चुअल में बहुत जब मेच्योर हो जाता है ना, एमआरएनए मेच्योर हो जाता है जब उसमें सारे इंट्रोन निकल जाते हैं और सारे एक्सोन जो है वो ज्वाइन कर जाते हैं, उसके बाद ही ये आरएनए बाहर निकलता है। इसलिए ट्रांसक्रिप्शन रेप्लिकेशन मतलब डीएनए रेप्लिकेट होना, और ट्रांसक्रिप्शन डीएनए से आरएनए बनना, एचएनआरएनए बनना, और फिर वो मेच्योर जो आरएनए प्रोसेसिंग होती है उसके बाद एमआरएनए बाहर निकलता है और फिर वो प्रोटीन सिंथेसिस में काम करता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा तो फर्स्ट, ये दोनों बिल्कुल सही हैं। जो रीज़न है वो एक्सप्लेन कर रहा है 66 वाली असर्शन को। 67 है HNmRNA इज़ लार्जर देन mRNA। HNRNA जो है वो लार्जर है mRNA से। रीज़न, HNRNA हैज़ नॉन ट्रांसलेटिंग इंट्रोन्स विच आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसलेशन। बिल्कुल सही है, क्योंकि HNRNA में ना इंट्रोन एक्सोन दोनों पार्ट होते हैं, ठीक है। जब उसमें से इंट्रोन निकल जाते हैं 67 में, जब इंट्रोन निकल जाते हैं तो क्या होता है, वो छोटा पड़ जाता है, mRNA बनता है, ठीक है। निकलने के बाद ही तो HRNRNA में क्योंकि नॉन ट्रांसलेटिंग इंट्रोन प्रेजेंट है तो वो बड़ा ही होगा ऑब्वियसली, तो जो कि रिक्वायर्ड नहीं होते ट्रांसलेशन के लिए। तो ये रीज़न है, इसको बिल्कुल अच्छे तरह से एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो फर्स्ट होगा। 68 है जीन एक्सप्रेशन इज अ मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म बाय विच ए जीन एक्सप्रेसेस ए फिनोटाइप। जीन एक्सप्रेशन क्या है, मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म है जिसकी वजह से जीन एक्सप्रेस करते हैं फिनोटाइप में। इसका रीज़न है स्ट्रक्चरल जीन आर कंट्रोल्ड बाय कंट्रोल जीन्स। जो स्ट्रक्चरल जीन है वो कंट्रोल जीन से कंट्रोल होते हैं। तो इसमें 63 का ना थर्ड होगा, क्योंकि थर्ड में क्या है, असर्शन तक करेक्ट है लेकिन रीज़न जो है वो बिल्कुल गलत है। 69 है लैक ओपेरोन इज सीन इन ई कोलाई। लैक ओपेरोन लैक्टोज की प्रेजेंस में जो मैकेनिज्म होता है, ठीक है, मेटाबॉलिक मैकेनिज्म होता है, लैक ओपेरोन कहते हैं, ये ई कोलाई में होता है 69 का, तो ये सही है। और ई कोलाई लैक ए डेफिनेट न्यूक्लियस, ई कोलाई में जो है डेफिनेट न्यूक्लियस नहीं होता।
तो देखिए ये लैक ओपरॉन की बात से और न्यूक्लियस की बात कहीं भी मेल नहीं खाती है। तो 69 में जो असर्शन है वो बिल्कुल सही है, रीज़न है वो करेक्ट है, लेकिन वो उसका एक्सप्लेनेशन नहीं है 69 का। तो सही ऑप्शन होगा सेकंड। असर्शन है एम्बर कोडोन इज टर्मिनेशन कोडोन। जो एम्बर कोडोन है वो टर्मिनेशन कोडोन है, ठीक है, याद रखना इसको। रीज़न क्या है? इफ ए टर्मिनेशन कोडोन इज प्रेजेंट इन mRNA, अगर टर्मिनेशन कोडोन mRNA पे प्रेजेंट है देन प्रोटीन सिंथेसिस स्टॉप एब्रप्टली वेयरएज द प्रोटीन सिंथेसिस इज कंप्लीट और नॉट। बिल्कुल सही बात है, जैसे ही टर्मिनेशन कोडोन प्रेजेंट हो जाता है, वहाँ पे आ जाता है, तो प्रोटीन सिंथेसिस रुक जाती है। बिल्कुल कोई चाहे प्रोटीन कंप्लीट हुई हो सिंथेसिस या नहीं हुई हो, तो ये बिल्कुल सही बात है। तो सही आंसर होगा इसका फर्स्ट। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग लाइफ साइंस कैफे। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और NCERT की बुक्स को हमेशा पर कीजिए ताकि आपके बेसिक्स जो है वो क्लियर हो जाए, अदरवाइज़ आपको बाद में पढ़नी पड़ेंगी। इनके बिना तो काम नहीं चलना। इसी के साथ आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।